ठीक है, देखो तो हम लोगों ने कल क्यू वैल्यू का तो कंसेप्ट समझ लिया था इन टर्म्स ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी और इन टर्म्स ऑफ द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो न्यूक्लियाई सॉरी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में एलिमेंट इन्वॉल्व है उनके मासेस के फॉर्म में और उनकी बाइंडिंग एनर्जीज के फॉर्म में इन्वॉल्व कर लिया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए ना आपको जो रेडियो एक्टिव डिके हैं उनके जो टाइप ऑफ डिकेज हैं उनमें क्यू वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी वो बता रहे हैं आपको। तो टाइप ऑफ डिके में मतलब डिके के जो टाइप्स आपको पढ़ने हैं उसमें एक अल्फा डिके पढ़ोगे आप, फिर बीटा डिके पढ़ोगे और लास्ट में फिर गामा डिके। तो जैसे सबसे पहले अगर आप अल्फा डिके की बात करो तो अल्फा डिके की जो न्यूक्लियर रिएक्शन दिखाई जाती है, अल्फा डिके को आप बोलते हो कि किसी भी न्यूक्लियस से एमिजन होती है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स की। तो एमिजन ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन, जिसको हीलियम का न्यूक्लियस भी कह सकते हो। अल्फा डिके में जो अल्फा पार्टिकल है वो हीलियम एटम का न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल डिफाइन किया गया है एज ए न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम। कितना चार्ज और मास होगा इसमें यार, अगर ये हीलियम एटम का न्यूक्लियस मानते हैं इसको, तो चार्ज और मास की अगर हम बात करेंगे अल्फा पार्टिकल की, तो हीलियम एटम 2 प्रोटॉन्स हैं 2 न्यूट्रॉन्स है। दैट मीन्स इसका जो मास होगा वो इक्वल टू रफली रफली इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ अ प्रोटॉन कह सकते हो, या फिर 4 टाइम्स मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन लगभग बराबर है ऑलमोस्ट। और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कहेंगे तो इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, जिस वजह से इसका चार्ज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। ये बेसिक अल्फा पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक। और इस रिएक्शन को दिखाते कुछ इस तरीके से हो कि अगर कोई भी हमारा एलिमेंट एक्स मान लेते हैं, कोई एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए है, और इसमें अगर अल्फा डिके की रिएक्शन दिखाई जाए, न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें अल्फा डिके दिखाते हो, तो आप एटॉमिक नंबर में से 2 लेस कर देते हो, कोई दूसरे एलिमेंट वाई का न्यूक्लियस बनेगा और मास नंबर ए माइनस 4 कर देते हो, और प्लस यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल का एमिजन दिखाते हैं और प्लस इसमें कुछ क्यू वैल्यू। तो अब इसको ध्यान देना है क्योंकि आपके क्वेश्चंस इसी के ऊपर आते हैं, अल्फा डिके बीटा डिके के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली क्यू वैल्यू निकालने के क्वेश्चंस आएंगे और उसमें हल्का सा मोमेंटम और एनर्जी का कंसेप्ट। तो और कल हम लोगों ने कहा था कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में एक चीज आप हमेशा कंजर्व कराएंगे, वो है टोटल एनर्जी की वैल्यू। टोटल एनर्जी, जिसमें टोटल एनर्जी को डिफाइन करते हो ऑब्जेक्ट की रेस्ट एनर्जी और प्लस उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी, इसको डिफाइन किया गया था। और रेस्ट एनर्जी को डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास, जो भी बॉडी का रेस्ट मास होता है, मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर और प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी। ये मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से चलोगे। तो इस रिएक्शन में अगर आप एनर्जी की कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखते हो, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन जो अभी हम लोगों ने ये टोटल एनर्जी की बात करें, तो इसमें ये मानते हैं कि जो एलिमेंट एक्स था वो डिके होने से पहले स्टेशनरी था और इस वजह से इसकी सिर्फ रेस्ट एनर्जी लिखी जाएगी। और रेस्ट एनर्जी जब लिखी जाएगी तो वो लिखा जाएगा मास ऑफ दिस एलिमेंट एक्स मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। ये एनर्जी लेफ्ट साइड पर हो गई। लेकिन डिके एक काइंड ऑफ एक्सप्लोजन है, तो एक्सप्लोजन के बाद जितने फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सब मूव करते हैं। तो एलिमेंट वाई जो है वो मोशन में होगा, एलिमेंट अल्फा भी मोशन में होगा। तो एलिमेंट वाई की जो काइनेटिक एनर्जी है, एलिमेंट वाई की काइनेटिक एनर्जी, उस एलिमेंट वाई की टोटल एनर्जी मास ऑफ वाई इंटू सी स्क्वायर, ये एलिमेंट वाई की रेस्ट एनर्जी है और प्लस एलिमेंट वाई की अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी जो एक्सप्लोजन के बाद यानी डिके के बाद आएगी, प्लस एलिमेंट अल्फा की भी एनर्जी लिखोगे आप। तो इसका रेस्ट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू सी स्क्वायर एंड प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी इस अल्फा पार्टिकल के अंदर। और एक्चुअल में हमने कल भी कहा था आपसे कि ये जो दोनों काइनेटिक एनर्जीज आपके प्रोडक्ट्स पे आती हैं, इन काइनेटिक एनर्जी के सम को ही हम क्यू वैल्यू बोलते हैं। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जिसको आप क्यू वैल्यू कह रहे हो वो बेसिकली एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो कि काइनेटिक फॉर्म में होती है प्रोडक्ट्स के। प्रोडक्ट्स अगर वाई और अल्फा है तो इनके काइनेटिक फॉर्म का टोटल एनर्जी उसी को क्यू वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स क्यू वैल्यू इस रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट अल्फा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, ऑब्वियसली अगर क्यू वैल्यू निकालनी है दैट मीन्स कि आपको काइनेटिक एनर्जी का सम निकालना है वाई और अल्फा के। तो ये टोटल वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन सामने दिख रही है इसमें, mx माइनस मास ऑफ y माइनस मास ऑफ अल्फा दिस टोटल मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। और यहाँ पर ये मेंशन कर देते हैं कि ये जो मासेस आपकी इक्वेशंस में आ रही है, चाहे मास ऑफ x लिख रहे हो, चाहे मास ऑफ y लिख रहे हो, चाहे मास ऑफ अल्फा लिख रहे हो, ये सब इनके न्यूक्लियाई के मासेस हैं। न्यूक्लियर मास इन्वॉल्व करना है, एटॉमिक मासेस नहीं इन्वॉल्व करने आपको।
बट प्रॉब्लम ये है केमिस्ट्री की और फिजिक्स की दोनों की प्रॉब्लम ये है कि लेबोरेटरी में हमको सिर्फ एटॉमिक मासेस की वैल्यू दी जाती है, न्यूक्लियस के मासेस कहीं पर भी प्रोवाइडेड नहीं है। कहीं कोई ऐसी टेबल नहीं है जहां पर किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस का मास अलग से लिखा गया हो। और इसी वजह से जब हम मास ऑफ एक्स कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम लिखते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एक्स मान लेंगे आप, एलिमेंट एक्स का एटॉमिक मास, और उसमें से उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो लेस कर देते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट माइनस, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जेड है, मतलब जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेस करोगे आप, तब जाकर के इसके न्यूक्लियर का मास आएगा। सिमिलरली मास ऑफ एलिमेंट वाई कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास को यूज करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट वाई, और उसमें से लेस करेंगे एलिमेंट वाई का एटॉमिक नंबर Z-2 है, तो Z-2 इलेक्ट्रॉन के मास को उसमें से लेस कर देंगे। और फिर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो हीलियम एटम का न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर भी आप एटॉमिक मास ऑफ हीलियम यूज करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ 2He4 हीलियम एटम का मास, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन के मास को लेस कर दीजिए। अब जब ये वैल्यूज हम राइट हैंड साइड पर एंटर कराएंगे तो आप खुद देखोगे, जैसे मास ऑफ एक्स, मास ऑफ वाई, मास ऑफ अल्फा, इनकी जगह पर ये जो तीनों एक्सप्रेशन अभी लिखे थे इनको अगर यूज करें तो क्यू वैल्यू का एक्सप्रेशन क्या बनेगा देखिएगा। ये बन जाएगा एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स माइनस Z-Me, ये हो गया mx की वैल्यू, माइनस my की वैल्यू, my की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं इसमें एटॉमिक मास ऑफ y, और उसमें माइनस ऑफ Z-2Me है, एंड माइनस जब अल्फा वाले का भी सिमिलर तरीके से रखोगे तो ये आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ 2He4 और माइनस 2 टाइम्स ऑफ Me। अब जरा इसको अगर आप और बाहर सी स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे, दिस टोटल मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो शायद ब्रैकेट के अंदर जो Me के टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट कर जाएंगे, बिकॉज माइनस Z-Me का टर्म आपको पहले दिख रहा है, फिर यहाँ पर माइनस ऑफ Z-2Me और बाहर एक माइनस और लगा रहे हो, तो ये माइनस Z-Me, ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे, प्लस Z-2Me, और एक और -2Me, और यहाँ पर माइनस साइन जो दिख रहा है। कुल मिलाकर के इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के मास का जो टर्म है वो उस पूरे एक्सप्रेशन से डिलीट हो जाता है, और फाइनली एक्सप्रेशन में सिर्फ एटॉमिक मासेस की वैल्यू बचेगी। यानी कि फाइनली आप इस क्यू वैल्यू को ये कह सकते हो कि जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मासेस का ही रिजल्ट बचेगा, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एक्स माइनस एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट वाई एंड माइनस एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 2He4 एंड दिस टोटल मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। और ये वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल्स में दी जाएंगी, नहीं भी दी जाए तो आपको सबको पता होता है कि एटॉमिक मासेस का टेबल पता है, तो ये सब आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, ये भी गिवन होता है, ये भी गिवन होता है, ये भी गिवन होता है, बट यूनिट्स का ध्यान देना होता है। ये जो गिवन होते हैं वो उनकी यूनिट्स आपकी AMU होती है, किलोग्राम्स में नहीं दी जाएंगी आपको, एटॉमिक मास यूनिट दी जाएंगी इनकी वैल्यूज। तो उसमें एक कन्वर्जन फैक्टर भी आप फाइनली लगाते हो कि 1 एटॉमिक मास यूनिट का जो एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं तो उसको हम लिख देते हैं अराउंड 931, या जैसा भी क्वेश्चन में दिया जाए उसके हिसाब से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो फाइनली अगर आप क्यू वैल्यू को कैलकुलेट करोगे इन द यूनिट ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब ये आंसर बन जाएगा आपका। इनके जो मासेस हैं वो यूज करेंगे mx माइनस my माइनस mz m अल्फा, और जब AMU को कन्वर्ट करेंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, और एक सी स्क्वायर ऑलरेडी पहले से था यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था पहले से ही, तो ये पूरा कैंसिल करके फाइनली आपका आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगा। और फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो इक्वेशंस हैं इनके अंदर जो मासेस हैं वो सिर्फ एटॉमिक मासेस है, क्वेश्चन में यही दिया भी जाएगा, कभी भी न्यूक्लियस का मास दिया ही नहीं जाएगा। कोई भी बुक उठा करके आप देख लो, कोई भी जेई का प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, जितने भी मासेस आपको दिए जाएंगे वो एटॉमिक मासेस ही आते हैं। और इस क्यू वैल्यू का फिजिकल मतलब जो है ना, ये जो क्यू वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अल्फा को। यहाँ पर थोड़ा सा मैकेनिक्स का प्रिंसिपल लगाओ कि अगर हमारा एलिमेंट एक्स ओरिजिनली रेस्ट पे था और उसके बाद इसका डिके हुआ, जिसको मैकेनिक्स में आप एक्सप्लोजन मानेंगे, और डिके के बाद एक प्रोडक्ट वाई है और एक प्रोडक्ट हमारे लिए अल्फा है,
तो ये दोनों प्रोडक्ट्स मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल के हिसाब से अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेवल करेंगे। मतलब अगर अल्फा किसी डायरेक्शन में चल रहा होगा विद सम वेलोसिटी वी अल्फा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एलिमेंट वाई भी चल रहा होगा विद सम वेलोसिटी वी वाई, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से ये लिखा जा सकता है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए मास ऑफ एलिमेंट वाई मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ वाई। मतलब मोमेंटम की मैग्नीट्यूड बराबर होंगी और मोमेंटम की डायरेक्शंस अपोजिट होंगी, तभी टोटल मोमेंटम की वैल्यू जीरो आएगी। बिकॉज डिके होने से पहले ये माना जा रहा है कि एलिमेंट स्टेशनरी था, नेट मोमेंटम जीरो था। और यहाँ पर आप एक प्रिंसिपल ये यूज कर लो कि काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से, वो होती है मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम और वाई का मोमेंटम मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, यानी कि पी स्क्वायर की वैल्यू बराबर है, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जीज को कंपेयर करना चाहें, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट वाई, अगर इसका रेशियो फाइंड करेंगे, तो मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फा अपॉन मोमेंटम ऑफ वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ वाई। क्योंकि मोमेंटम मैग्नीट्यूड्स में बराबर है, तो पी अल्फा स्क्वायर और पी वाई स्क्वायर कैंसिल आउट कर जाएंगे, ये 2 और 2 भी कैंसिल कर जाएंगे। दैट मीन्स की जो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगा वो मास ऑफ वाई डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा, ये बन जाएगा आपका। और जो मासेस होते हैं वो लगभग ऑलमोस्ट मास नंबर के प्रपोर्शन में चलते हैं। जितने भी मासेस आप देखते हो, जितने भी एटॉमिक मासेस हैं, वो नियरली मास नंबर के प्रपोर्शन में ही आएंगे। तो ये जो रेशियो है, इसमें y का मास नंबर यूज करेंगे, यानी कि a-4, और एलिमेंट अल्फा जो कि हीलियम था उसका मास नंबर यूज करेंगे 4। तो यहां से हमको रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिल गया। पहले आपको टोटल वैल्यू मिली है, दोनों का सम मिल चुका है, दोनों का टोटल वैल्यू Q है, और दोनों का रेशियो फाइंड कर चुके हो। तो रेशियो प्रपोर्शन का मेथड लगा करके, रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अल्फा की कितनी आएगी और काइनेटिक एनर्जी एलिमेंट वाई की कितनी आएगी। तो रेशियो प्रोपोर्शन से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आएगी 4 डिवाइडेड बाई ए इंटू क्यू, 4 नहीं, रेशियो अल्फा अपॉन वाई a-4 है, तो यहाँ पर a-4 आएगा, a-4 अपॉन a इंटू वाई आएगा, और वाई वाले एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी होगी 4 डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाइड बाई क्यू। इस तरीके से निकालेंगे। तो क्वेश्चन जो इसके ऊपर बनते हैं, मैं फिर बता दूं क्वेश्चन क्या बनेंगे। तुम्हें डायरेक्टली ये मासेस दिए जाएंगे, ध्यान रखना, क्वेश्चन में डायरेक्टली ये मासेस दिए जाएंगे, चाहे आप एचसीबी का क्वेश्चन उठा लो, चाहे रिडो का उठा लो, चाहे फिर आप जेई का प्रीवियस ईयर उठा लो, ये मासेस हमेशा डायरेक्ट दिए जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मास करके 931, या जो भी क्वेश्चन में जो भी आपका कन्वर्जन फैक्टर दिया जाए, क्योंकि कभी कभी यह 931.5 भी लिख देते हैं यहाँ पर, जो भी दिया जाए उसके हिसाब से क्यू कैलकुलेट करेंगे, और फिर लास्ट में ये दो रिजल्ट्स यूज करके आप ये निकाल सकते हो कि एलिमेंट वाई और एलिमेंट अल्फा में इंडिविजुअली कितनी कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी। बताए बच्चा, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछो आप लोग इस पूरे प्रोसेस में। मेरे बच्चा लोग पूछिए। कोई स्टेप है जिसको एक्सप्लेन करना है, फिर से री एक्सप्लेन करना है? बढ़ जाए फिर आगे, दूसरे डीके पे आ जाए। यस सर। यस सर। इसमें चलिए दूसरा डीके देख लो फिर। इसके बाद आते हैं बीटा। मैं क्वेश्चंस नहीं करा रहा इसके लिए, क्योंकि मासेस को देना और उसको सब्ट्रैक्ट करना ना थोड़ा सा अजीब सा काम है, तो उसको नहीं यूज करना चाह रहे। सेकंड टाइप है हमारे लिए बीटा डिके, जिसको दो टाइप्स में डिफाइन किया गया है। बेसिकली इसकी दो कैटेगरीज बताई गई हैं, एक हम डिनोट करते हैं बीटा माइनस डिके के प्रोसेस में, और एक आप डिनोट करते हो बीटा प्लस के डिके पे। और बीटा माइनस डिके या बीटा प्लस डिके ये बेसिकली कन्वर्जन्स की वजह से होते हैं। मतलब ये जो बीटा डिके है वो कन्वर्जन्स होते हैं न्यूक्लियस के इनसाइड, कन्वर्जन्स ऑफ न्यूक्लियन। मतलब या तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन होता है, या फिर प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन होता है, दोनों में से कोई एक होगा। बीटा प्लस डिके की बात करेंगे तो प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। मतलब जो रिएक्शन होती है वो एक प्रोटॉन वाला एलिमेंट अपने आप कन्वर्ट होकर के न्यूट्रॉन बनता है, प्लस
प्लस एक एलिमेंट इसके साथ बाहर आएगा, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन होने पर एक और एलिमेंट बाहर आएगा। रीजन कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, जितनी भी आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन है, उसमें क्या क्या चीजें कंजर्व होती हैं, इस बात का जरा ध्यान रखो। न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम क्या क्या चीजें कंजर्व करा सकते हैं या होनी चाहिए, कंजर्वेशन कौन कौन से लगेंगे वो आपको बता दें। सबसे पहले मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व होगा। और क्या रीजन दोगे आप? न्यूक्लियर रिएक्शंस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए आप न्यूटन लॉ यूज करें। क्लासिकल फिजिक्स में मोमेंटम कब कंजर्व कराया जाता है? सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कराने की कोई कंडीशंस होती है लीनियर मोमेंटम अगर आपको कंजर्व रखना है तो? तो जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। नो एक्सटर्नल फोर्स। तो नो एक्सटर्नल फोर्स। तो डिके भी तो सेल्फ स्पॉन्टेनियस डिके हो रहा है, मतलब अपने आप जो डिके हो रहा है, जो डिके अपने आप हो रहा है उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि हमने बाहर से तो कोई फोर्स लगाई नहीं है, एक फिनोमेना है जो सेल्फ हो रहा है, अपने नेचुरली हो रहा है। तो जितने नेचुरल इवेंट्स हैं उन सब के अंदर मोमेंटम कंजर्व होगा। उसके अलावा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है, तो एक और प्रिंसिपल होता है जिसमें आप कहते हो कि इसका एंगुलर मोमेंटम एल कंजर्व होना चाहिए। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब बेसिकली केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जो स्पिन क्वांटम नंबर हैं वो कंजर्व होने चाहिए, क्योंकि एटॉमिक लेवल पर एंगुलर मोमेंटम को ही रिप्रेजेंट करते हो आप बाय द स्पिन क्वांटम नंबर, और एंगुलर मोमेंटम को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हो, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हो आप। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को आप डिनोट करते हो प्लस हाफ माइनस हाफ से, फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का अलग फॉर्मूला लगाते हो। तो एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड है रोटेशनल मैकेनिक्स से, टॉर्क से रिलेटेड है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दैट मींस टॉर्क नहीं है। टॉर्क नहीं है तो फिर यहाँ पर ये भी चीज कंजर्व होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या कंजर्व कराएंगे? तीसरी चीज अभी हम लोगों ने कहा था कि जो टोटल एनर्जी होगी किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, जिसमें रेस्ट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टोटल, ये चीज हमेशा, मतलब टोटल मतलब मैं इसको बार बार लिखना चाहूंगा कि रेस्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये चीज आपकी कंजर्व होगी, कांस्टेंट। उसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, चार्ज दोनों तरफ सेम आना चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्शन की दोनों तरफ की चार्जेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कह सकते हो। और उसके अलावा जो मास नंबर है वो कंजर्व होना चाहिए। ये भी कंजर्व होना चाहिए। कुल मिला के ये 5 चीजें हैं। मास नंबर कंजर्व कर रहे हैं, मास कंजर्व नहीं कर रहे, ध्यान रखिएगा। कैपिटल ए की बात कर रहा हूं मैं, मास नंबर कैपिटल ए लेफ्ट साइड और राइट साइड पर सेम होना चाहिए। मास का कंजर्वेशन कभी नहीं कराओगे, क्योंकि मास का चेंजेस होते हैं और मास की चेंजेस की वजह से ही एनर्जी डेवलप होती है। एक्चुअली जो भी आपकी स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वहां पर मास कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, इस बात को ध्यान रखना। मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था। क्लासिकल फिजिक्स में एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे एनर्जी के फॉर्म में जाता है, और मॉडर्न फिजिक्स में मास का कन्वर्जन एनर्जी के फॉर्म में होता है, जो बेसिक डिफरेंस है दोनों फिजिक्स में। तो रिएक्शंस को रिप्रेजेंट ऐसे ही करेंगे यार, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना है आपको, तो लेफ्ट साइड पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कंजर्व होने के लिए मेरे को राइट साइड पर भी एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो उसी उसी को एक्सप्लेन करते हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का एमिशन होगा जिसको पॉजिट्रॉन का नाम दिया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट बिहेवियर है। चार्ज में मास सेम होगा इसका, पॉजिट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास सेम ही है, चार्ज पॉजिटिव। तो चार्ज कंजर्व हो गया। अच्छा, प्रोटॉन को अगर आप जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो प्रोटॉन को आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज जीरो, जीरो नहीं सॉरी, अगर आप उसके हिसाब से देखें, मतलब जैसे एटॉमिक एटम्स को आप जेड एक्स ए से डिनोट करते हो, जिसमें नीचे इसका एटॉमिक नंबर है, ऊपर उसका मास नंबर है। तो इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो उसको भी कर सकते हो। प्रोटॉन को, प्रोटॉन को आप लिख सकते हो 1p/0, 1p1 सॉरी। एक ही प्रोटॉन है तो वही उसका एटॉमिक नंबर है, वही उसका मास नंबर है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज कही जाती है, देखो अभी अभी हम लोगों ने कहा था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके अंदर भी वैसा ही स्पिन क्वांटम नंबर है जैसा कि एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन्स का होता है। बताइए, जितने भी आप एलिमेंट्स पढ़ोगे रेडियो एक्टिव डिके में, जितने ये एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, इन सब के अंदर कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम इन्वॉल्व है। तो इस प्रोटॉन में एंगुलर मोमेंटम होगा जिसको रिप्रेजेंट करते हो बाय स्पिन क्वांटम नंबर आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ, डिपेंड करता है नेचर ऑफ स्पिन कैसा है इसका।
कुछ ना कुछ तो होगा लेफ्ट साइड पर, या तो प्लस हाफ का स्पिन होगा या माइनस हाफ का स्पिन होगा। न्यूट्रॉन के अंदर भी स्पिनिंग मोशन होते हैं, तो इसकी वजह से इसका भी मोमेंटम प्लस हाफ होगा या फिर माइनस हाफ होगा। पॉजिट्रॉन जो निकलता है ये भी स्पिनिंग पार्टिकल है, रोटेटिंग पार्टिकल है, इसके अंदर भी आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर्स होंगे प्लस हाफ और माइनस हाफ के। तो आप ये बताओ क्या इस कॉम्बिनेशन में स्पिन क्वांटम नंबर कंजर्व है? लेफ्ट साइड का स्पिन या तो प्लस हाफ है या तो माइनस हाफ है। राइट साइड के इन दोनों एलिमेंट्स के अगर आप कंजर्वेशन लगाओ तो जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं वो क्या बन सकते हैं? अगर न्यूट्रॉन प्लस हाफ है और पॉजिट्रॉन प्लस हाफ है तो टोटल स्पिन राइट साइड पर +1 हो गया। अगर न्यूट्रॉन प्लस हाफ है, पॉजिट्रॉन माइनस हाफ है, तो टोटल स्पिन राइट साइड पर 0 हो गया। भाई या तो इनके सेम साइन के कॉम्बिनेशंस बनेंगे या तो अपोजिट साइन के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सेम साइन के कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो स्पिन या तो -1 आएगा या तो +1 आएगा, और अगर अपोजिट साइन वाले कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो स्पिन 0 आएगा। लेकिन ये ऑब्वियस है कि लेफ्ट साइड का स्पिन या तो प्लस हाफ है या तो माइनस हाफ है। मतलब कि अभी इस रिएक्शन में स्पिन क्वांटम नंबर कंजर्व नहीं हो पा रहा है। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जहां पर स्पिन क्वांटम नंबर कंजर्व हो पाए। तब जाकर के लोगों ने ये गेस किया, साइंटिस्टों ने ये गेस किया कि इसमें कोई तीसरा एलिमेंट भी आना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन न्यूक्लियर कंजर्वेशन में फिजिक्स के लॉज को वायलेट कर रही है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को वायलेट कर रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है यहाँ पर कोई। तो उन लोगों ने एक अंदाजा लगाया कि कोई तीसरा पार्टिकल भी इस रिएक्शन में जरूर एमिट हुआ होगा, और उस तीसरे पार्टिकल को बाद में डिस्कवर करके इन लोगों ने एक नया नाम दे दिया, न्यूट्रिनो पार्टिकल। एक थर्ड पार्टिकल डिस्कस किया जिसको कहा कि ये न्यूट्रिनो होगा, और तब जाकर के लोगों ने ये अंदाजा लगाया, ये कंक्लूड किया, ये गेस किया कि न्यूट्रिनो के अंदर भी स्पिन होना चाहिए प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ का, मतलब न्यूट्रिनो स्पिनिंग पार्टिकल है, रोटेटिंग पार्टिकल है ये भी। ये मॉडर्न फिजिक्स के जो पार्टिकल्स हैं ना, ये थोड़ा खतरनाक पार्टिकल्स हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज को समझना आसान काम नहीं है। यानी कि बीटा डिके में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब स्पिनिंग प्रोडक्ट्स हैं, दैट मीन्स कि उन सब के अंदर कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम है, रोटेशन इन्वॉल्व है उन सब के अंदर। अब जाकर के ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि एलएचएस और आरएचएस के स्पिन कंजर्व हो सकते हैं। इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रिनो? क्या बोलोगे आप, मतलब किस बेस पर लोगों ने न्यूट्रिनो को डिस्कवर करने के बारे में सोचा? तो बेसिस ऑफ, स्पिन। हाँ, violation of conservation of angular momentum was the basis on which they tried to find out the third particle further, which was named as neutrino, या फिर दूसरे वाले में एंटी न्यूट्रिनो। सर न्यूट्रिनो का मास होगा? न्यूट्रिनो देखो मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ। न्यूट्रिनो के बारे में समझ में आ गया कि इसमें स्पिन है। अब जैसे आपने पूछा ना कि न्यूट्रिनो का मास होगा या नहीं होगा, तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही समझ में आते हैं। तो न्यूट्रिनो के बारे में जब और रिसर्च करी गई, इसके बारे में और स्टडी करी गई, तो कुछ चीजें इसके बारे में सामने समझ में आई। पहली चीज ये समझ में आई कि इसमें चार्ज नहीं है। दूसरी बात ये समझ में आ गई कि इसके अंदर स्पिन है, यानी कि रोटेशन है प्लस माइनस हाफ का, कोई भी एक होगा। तीसरी बात ये समझ में आई जो अभी आपने पूछा कि क्या इसके अंदर मास है, तो इस पे ना काफी टाइम तक तो डाउट था। मतलब पहले ये माना जाता था कि न्यूट्रिनो में मास नहीं है, पहले ये माना जाता था। रिसेंटली ये क्लियर हो चुका है, मतलब ये जब 1915 1920 के आसपास की बात करेंगे तब ये माना गया था कि न्यूट्रिनो में मास नहीं होता। लेकिन अभी इनका एक लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में ये आ चुका है कि न्यूट्रिनो का मास है, बहुत छोटा मास है, वेरी स्मॉल। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूट्रिनो में मास है या नहीं है, तो यस, न्यूट्रिनो में मास है, और यही चीज इसको फोटोन से डिफरेंशिएट कर देती है। कई सारे लोग न्यूट्रिनो को फोटोन मान लेते हैं कि फोटोन और न्यूट्रिनो में कोई फर्क ही नहीं है, बिकॉज फोटोन भी मासलेस पार्टिकल, न्यूट्रिनो भी मासलेस पार्टिकल। बट अब ये क्लियर हो चुका है कि न्यूट्रिनो में मास इन्वॉल्व है, बहुत ही कम मास है बट है। और इसी वजह से क्या हम, अगर आपसे पूछे कि क्या इस न्यूट्रिनो के लिए, क्या आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो, मतलब न्यूट्रिनो के केस में कैन वी यूज एनर्जी इक्वल्स टू मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट? जब हमने मॉडर्न फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर को पढ़ाया था तब इसकी कंडीशंस बताई थी कि E इक्वल्स टू पीसी कब यूज किया जाता है।
सो मासलेस पार्टिकल्स के लिए। मासलेस के लिए बिल्कुल। तो क्या ये न्यूट्रिनो के लिए ये इक्वेशन है? नो सर। नहीं, नहीं है। दूसरा, क्या आप ये कह सकते हो कि न्यूट्रिनो लाइट की स्पीड पर चलेगा? क्या ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिनो वाला पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा? स्पीड ऑफ लाइट से सिर्फ वही चल सकते हैं जो मासलेस पार्टिकल्स हैं। नो सर। तो ये भी नहीं चलेगा। इसका मतलब इसकी कुछ फाइनाइट स्पीड होगी। न्यूट्रिनो की कुछ फाइनाइट स्पीड होगी, कुछ फाइनाइट मोमेंटम होगा, बट अभी भी इसका मास क्लियर नहीं है। मतलब हमारे जो लेवल है 11th-12th क्लास का लेवल, उसमें न्यूट्रिनो का मास अभी भी क्लियर नहीं कि है कितना। ये क्लियर है कि है, बट कितना है ये अभी भी एक मतलब एक मिस्ट्री बनी हुई है। अभी तक इसको सॉल्व नहीं कर पाए लोग, कितना है। मतलब मॉडर्न फिजिक्स में कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी ऐसे हैं जिनके आंसर्स नहीं है किसी के पास। अभी भी काम चल रहा है उसके ऊपर। फाइनली ये तो हो गया कि बीटा प्लस डिके के में इनसाइड द न्यूक्लियस क्या फिनोमेना हो रहा है। इनसाइड न्यूक्लियस एक प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में, साथ में एमिजन हुआ है एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल बोलते हैं पॉजिट्रॉन का, प्लस एक और पार्टिकल जिसमें कोई चार्ज नहीं है, मास लगभग जीरो है लेकिन है, मतलब नेग्लिजिबल है लेकिन है, और प्लस कुछ स्पिनिंग पार्टिकल्स है। ये न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज है। अब इसको जब रिएक्शंस के फॉर्म में दिखाओगे तो हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं ZXA। अगर इसी चीज को रिएक्शंस के फॉर्म में दिखाएं तो क्योंकि एक प्रोटॉन आपका खत्म हो रहा है और एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, तो प्रोटॉन का नंबर तो कम होगा। कन्वर्ट होने के बाद प्रोटॉन के नंबर्स कम हो जाते हैं, तो एटॉमिक नंबर एक कम कर देते हैं। दूसरा, कोई एलिमेंट वाई आया लेकिन प्रोटॉन लेस हुआ तो न्यूट्रॉन ऐड हुआ, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन यानी कि मास नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा इसके, कैपिटल ए। प्लस यहाँ पर ई प्लस दिखाएंगे और प्लस न्यूट्रिनो दिखाएंगे, और प्लस एज यू सॉरी एंटी न्यूट्रिनो दिखा दिया हमने, प्लस क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। ये एक तरीके इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ये आपका रिप्रेजेंटिंग मतलब तरीका होता है इसको दिखाने का, रिएक्शंस को दिखाने का तरीका। अब आता है इसके अंदर क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे। मतलब ये जो क्यू वैल्यू है जिसका फिजिकल मतलब फिर से बताना क्या है। क्यू वैल्यू का फिजिकल मतलब अगर कोई पूछे इस रिएक्शन में जो क्यू वैल्यू है उसका फिजिकल मतलब, सर समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट्स की। तो काइनेटिक एनर्जी में प्रोडक्ट्स आपके हैं वाई, काइनेटिक एनर्जी में आपके पास पॉजिट्रॉन होगा और प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी इस न्यूट्रिनो की। इसको ही हम क्यू वैल्यू कह रहे हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे दिखाता हूं आपको। दिखाने का मतलब मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करूंगा बिकॉज न्यूमेरिकल्स में टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि इसके जो डेटा होता है ना, डेटा बड़ा अजीब सा होता है इसका एक्चुअली। वो डेसिमल के 5-5 प्लेसेस तक मासेस दिए जाते हैं, तो वो सही मेथड तो यही है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करें तभी ज्यादा एक्यूरेटली आंसर आता है। और जेई वाले क्या करते हैं, मॉडिफाई करके डेसिमल की 2 ही प्लेस तक आपको देते हैं। तो ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सुनना मासेस कैसे लिख रहे हैं। एलएचएस पर जो मासेस यूज करने जा रहे हैं, तो फिर से मैं बोल रहा हूं आपको एटॉमिक मास दिया जाएगा यार, तो आप एलएचएस पे क्या करेंगे, एटॉमिक मास, ध्यान से सुनना है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एक्स, और उसमें से इलेक्ट्रॉन के मास को हम यहीं पर लेस कर दे रहे हैं माइनस जेड एम ई, जो ये टोटल मास है मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। ये एलएचएस की एनर्जी हो गई। आरएचएस में जो वाई है उसकी एनर्जी क्या लिखेंगे सुनिएगा। तो इसके लिए आप लिखोगे एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट वाई, और उसमें से Z-1 जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना मास लेस कर दीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वाई मोशन में भी है, तो प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। ये वाई की टोटल एनर्जी है। अच्छा, इस पर भी ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं है कि आपसे हमेशा क्यू वैल्यू ही पूछे। वो इन डेप्थ जा करके ये भी पूछ सकते हैं कि डिके होने के बाद वाई की टोटल एनर्जी कितनी आई, या डिके होने के बाद पॉजिट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी आई। सो केयरफुली इस चीजों को समझना। पॉजिट्रॉन के बारे में लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का मास के बराबर है, तो एम ई इंटू सी स्क्वायर, ये इसकी रेस्ट एनर्जी कहलाएगी, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी कुछ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन। न्यूट्रिनो के बारे में कहें तो क्योंकि जब ये डिस्कवरी हुई थी, और हम लोग काफी पुराने वाला, हम लोग जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो काफी मतलब 100 साल पहले वाली पढ़ रहे हो आप, 100 ईयर्स बैक वाली फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं लगभग। तब यही माना जाता था कि न्यूट्रिनो का मास लगभग जीरो है। मतलब हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रिनो इंटू सी स्क्वायर एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस न्यूट्रिनो पार्टिकल, ये लिखोगे।
लेकिन जिस टाइम की फिजिक्स आपको पढ़ाई जा रही है, मतलब आउटडेटेड फिजिक्स पढ़ रहे हो आप लोग, तो उस टाइम पर ये फैक्टर 0 माना गया था। ये 0 माना गया था एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी। आज चेंजेस हो गए हैं, लेकिन हम आज की फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। आपको एक तरीके से 100 साल पुरानी बातें बताई जा रही कि तब क्या हुआ था, तब इसको 0 मान लिया गया था। और अगर आज की डेट में भी जो मास है वो बहुत ही छोटा है, तो इस टर्म को अवॉइड किया जा रहा है। अब हम इन सबको इक्वेट कर देंगे यार, टोटल एनर्जी को, मतलब टोटल एनर्जी एलएचएस की और आरएचएस की, जो तीनों टर्म्स है, इन सबको ऐड करके और इक्वेट कर दो आप। अब आप चेक करके बताओ, इनको जब इक्वेट करोगे तो जो Q वैल्यू, जिसका मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एलिमेंट Y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पॉजिट्रॉन पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, ये वैल्यू क्या आएगी? तो थोड़ा सा आप लोग भी ट्राई करो। एटॉमिक मास ऑफ X आएगा और माइनस उसमें से एटॉमिक मास हो जाएगा Y का। क्या कुछ इलेक्ट्रॉन के मास का टर्म आएगा इसके अंदर? मतलब ये तो दो टर्म आ गए, समझ में आ रहा है। क्या एमई वाले फैक्टर कैंसिल करेंगे जब इक्वल टू लगा के देखोगे तो? राइट साइड के तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे जब, ये टर्म प्लस पॉजिट्रॉन वाला टर्म प्लस न्यूट्रिनो वाला टर्म, इन तीनों टर्म्स को राइट साइड पर ऐड करके इक्वल करेंगे जब लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म से, तो क्या एमई का फैक्टर कैंसिल आउट कर जाएगा या फिर कुछ मास भी आएगा, इलेक्ट्रॉन का मास भी इस रिएक्शन में आएगा? नहीं होगा कैंसिल, ध्यान से करो। मैं तो 2 me²। 2 का फैक्टर बचेगा, -2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसको देखो एक बार, मेरे लिए बहुत आसान है इसको डायरेक्टली लिखना। मैं तो डायरेक्ट भी बोल सकता था कि ये इसका आंसर आएगा, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम है कि आपको रटना पड़ेगा। ऐसे क्या है कि आप ऑन द स्पॉट अपने आप सेल्फ डेरिवेशन कर सकते हो। क्यू वैल्यू किसी भी रिएक्शन का ऑन द स्पॉट खुद डेराइव करने की आदत डाल दो। चेक करो 2 का टर्म नहीं आ रहा क्या? देख के बताओ, आप सोच के बताओ ना। एलएचएस पे -ZME का टर्म है, आरएचएस पर एक -ZME का टर्म आएगा, एक +ME का टर्म आएगा y के साथ में। y की जो एक्सप्रेशन है उसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो एक -ZME और एक +ME, और एक +ME का टर्म पॉजिट्रॉन के साथ आ रहा है, तो 2ME का एक्स्ट्रा टर्म नहीं है राइट हैंड साइड पर, बिकॉज राइट हैंड साइड का -ZME और लेफ्ट हैंड साइड का -ZME तो कैंसिल कर जाएगा, लेकिन आरएचएस के जो +2ME के टर्म है वो कहाँ से कैंसिल करोगे आप? तो लेफ्ट साइड जाकर के -2ME का टर्म अपीयर होगा और मल्टीप्लाइड बाय c²। ये बात आई समझ में? देखो एक्सप्रेशन समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, चलो थैंक यू। अब आते हैं इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज कितनी होंगी, जैसे सर। हमने। हाँ जी पूछो। सर एटॉमिक नंबर नहीं कंजर्व होगा? एटॉमिक नंबर मतलब मास नंबर की बात कर रहे हैं? नहीं, एटॉमिक नंबर का मतलब चार्ज कंजर्व ना, जिसको चार्ज कंजर्व कर रहे हो वही तो एटॉमिक नंबर हुआ। तो Yes, चार्ज कंजर्व है। देखो लेफ्ट साइड पर जेड प्रोटॉन्स है, मतलब कितना चार्ज हुआ एलएचएस पे, +ZE। राइट साइड का चार्ज देखो, वो एलिमेंट वाई में Z-1 प्रोटॉन्स हैं, तो Z-1 इंटू ई, ये चार्ज हो गया। और एक पॉजिट्रॉन ऑलरेडी निकल रहा है, उसके पास +E का चार्ज है, तो टोटल चार्ज कंजर्व है। yes sir। हाँ, तो ये तो पहले ही बोल चुके हैं कि 5 चीजें कंजर्व होती हैं रिएक्शंस में, थियोरेटिकली पूछे। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जिसको स्पिन क्वांटम नंबर के फॉर्म में पढ़ते हो, जो अपने आप में एक डिफिकल्ट पार्ट है समझने के लिए, क्योंकि मेरे को पूरा भरोसा है कि शायद आपको अभी तक केमिस्ट्री के अंदर भी, क्योंकि वहां तो बहुत इन डेप्थ पढ़ते हो आप लोग, हम लोग तो फिर भी ऊपर से पढ़ाते हैं, उसमें भी आपको स्पिन क्वांटम नंबर का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होगा। भले आपने पढ़ लिया होगा कि ये +½ और -½ होते हैं और सेम स्पिन वाले सब जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स में नहीं रह सकते, ये सब बातें आपको बताई जरूर जाती है। लेकिन अगर कोई इन डेप्थ पूछे कि एक्चुअली में फिजिकल मतलब है क्या स्पिन नंबर का, शायद सर नहीं अगर आइडिया। सर हाँ, सर अगर इलेक्ट्रॉन 360 डिग्री घूमता है तो भी वो आधा ही टर्न करता है। ऐसा क्यों? लेकिन 360 डिग्री भी बोल रहे हो और आधा बोल रहे हो उसको, मतलब ये मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, कुछ कुछ चीजों से आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो लेवल है उस लेवल पर शायद उनके सेटिस्फैक्टरी आंसर ना मिले, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। तो जैसे स्पिन वाले का नंबर मतलब समझा पाना टफ है, तो इसको आप सिंपली ऐसे याद रख लो,
बाकी चीजें जहां तक पॉसिबल थी मैंने हर चीज का एक्सप्लेनेशन दे दिया। सिर्फ ये क्वांटम नंबर जो स्पिन वाला है इसमें डाउट है, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम से लिंक है। हाँ, जब आपको एंगुलर मोमेंटम पढ़ाएंगे तब जरूर एक्सप्लेन करेंगे इसको भी, रोटेशनल मैकेनिक्स में 100% एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल के लिए ये क्यू वैल्यू हुई। अब आपका टारगेट है कि ये वाई वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पॉजिट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है ये कितनी होगी, और न्यूट्रॉनों के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके पीछे का आर्ग्यूमेंट क्या है वो सुनो। इसके पीछे के जो आर्ग्यूमेंट्स है उसमें एक आर्ग्यूमेंट ये कहते हैं कि जो एलिमेंट वाई है ये बहुत ही हैवियर पार्टिकल है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। तो एक हैवियर पार्टिकल का रिकॉइल नहीं हो सकता कभी। भाई गन से बुलेट निकलती है तो गन का रिकॉइल समझ में आता है, लेकिन अगर आप एक मिलिट्री वाली टैंक से बुलेट निकालो, बुलेट, गन वाली बुलेट अगर इमेजिन करें कि मिलिट्री वाली टैंक से निकल रही है तो टैंक का कोई रिकॉइल नहीं होने वाला। तो ये उस लॉजिक पर कह दिया जाता है कि वाई की काइनेटिक एनर्जी नियरली जीरो है, मतलब इसको जीरो मान लिया गया है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी सिग्निफिकेंट रिकॉइल। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि जो पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअली बता पाना मुश्किल था, क्योंकि जब भी एक्सपेरिमेंट किए गए पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो के काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए बीटा डिके की एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया गया, और ये देखा गया कि हर एक्सपेरिमेंट में, मतलब उन्होंने एक पैटर्न वॉच करने की कोशिश करी कि चलिए हम मिलियन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और देखते हैं कि पैटर्न क्या आ रहा है, तभी उनको समझ में आएगा कि पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो की काइनेटिक एनर्जी किस पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ कि जब पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो के बारे में काइनेटिक एनर्जीज को लेकर के एक्सपेरिमेंट किए गए तो नो फिक्स पैटर्न वाज ऑब्जर्व्ड। कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसके थ्रू ये डिसाइड कर पाते कि ये क्या रूल को फॉलो कर रहे हैं, किस कौन से रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं हुआ। मतलब कभी एक्सपेरिमेंट किया गया तो पॉजिट्रॉन लगभग 99% एनर्जी ऑफ कैपिटल क्यू को लेके आ गया, और किसी एक्सपेरिमेंट में पॉजिट्रॉन की एनर्जी सिर्फ 1% आई, किसी में पॉजिट्रॉन की एनर्जी 10% हो गई, न्यूट्रॉन की 90% आ गई। तो ये आज तक रैंडम ही चल रहा है, अभी तक कोई इसका सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं आ पा रहा है, जिस वजह से हम लोग ये नहीं बता सकते कि पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में क्या एनर्जीज आएंगी। वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही मालूम चल पाएगा कि पॉजिट्रॉन में कितनी एनर्जी गई और न्यूट्रिनो में कितनी एनर्जी गई। मतलब प्री एक्सपेरिमेंट कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये आंसर्स आने वाले हैं। और उस वजह से ये फाइनली एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि पॉजिट्रॉन की जो एनर्जी होगी, मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, मे हैव एनी वैल्यू, बिकॉज कोई फिक्स पैटर्न नहीं था तो इसको एक रैंडम इवेंट का नाम दे दिया गया, एंड मे हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 to Q। और सेम चीज आपको न्यूट्रिनो के साथ भी कह दी गई कि जो काइनेटिक एनर्जी आप न्यूट्रिनो की फाइंड करेंगे वो भी ऐसे ही होगी। अब इसमें भी कोई रीजन नहीं है, बिकॉज रीजन तब होता ना जब कोई पैटर्न बनता। अभी तक के एक्सपेरिमेंट में कोई पैटर्न ही सामने नहीं आया, तो ये भी आपका मे हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 to Q। तो यही चीज न्यूमेरिकल ध्यान रखना होगा आपको। दैट मीन्स कि आप इसकी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बता सकते हो, यही बता सकते हो कि 0 से लेके Q के बीच में कोई भी आंसर आ सकता है, और ये परसेंटेज क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको। किसी भी क्वेश्चन में ये आपको बताया जाएगा कि टोटल वैल्यू का 70% इलेक्ट्रॉन के पास है, 30% न्यूट्रिनो के पास है। तो अगर इस टाइप की कोई चीज क्वेश्चन में लिखी गई है आपके, अगर आपके प्रॉब्लम में कुछ ऐसा है कि अगर मान लो ऐसा कहा जाए कि इफ प्रॉब्लम सेज दैट 60% ऑफ एनर्जी, 60% ऑफ Q वैल्यू इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, ऐसा कुछ लिखा है, तब आप जरूर ये कह सकते हो कि यस, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन जो हुआ वो 0.6 टाइम्स ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Q, एंड देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो 0.4 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q, तब आप कह सकते हो। तो ये क्वेश्चन में देना पड़ेगा हमें, और ये सब बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब इसको आज ही प्रैक्टिस करेंगे आप तब। और कहीं से प्रैक्टिस ना करो, आप HCV में उठा लो, HCV से बढ़िया मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस कहीं पर भी नहीं है आज की डेट में भी। जितने बढ़िया क्वेश्चंस HCV में दे रखे हैं रेडियो एक्टिविटी के, उतना और किसी भी बुक में नहीं है। प्रॉब्लम कलेक्शन बहुत अच्छा है उनका,
उसमें से अगर आप ट्राई करोगे तो ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में भी आएंगी और इनका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन भी कर पाओगे। बट एडवाइस मेरी यही होगी कि इसको सेम डे मतलब आज इवनिंग तक, नाइट तक इसको प्रैक्टिस कर दे और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। पहले एचसीबी को लगा लो, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगाना। आप देखो, गारंटी दे रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन में आप स्टक नहीं करोगे, आराम से फ्लो में निकलते चले जाएंगे क्वेश्चंस। अब आता है, इसमें ये पूछा जाता है कि बताइए मोमेंटम क्या होगा न्यूट्रिनो का। उसकी एनर्जी तो मान लो कैलकुलेट कर देंगे, तो मोमेंटम ऑफ न्यूट्रिनो कैसे निकालेंगे, या फिर स्पीड ऑफ पॉजिट्रॉन कैसे निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे कि ये सब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखो, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिया है, ये मान के चल रहा हूं कि परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, उसके आगे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इसके बेसिस पर आपको बताना होगा कि न्यूट्रिनो के पास कितना मोमेंटम है और पॉजिट्रॉन के पास कितनी स्पीड है। तो जब हमें परसेंटेज दिए हैं, क्यू वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं एटॉमिक मासेस के बेसिस पर, तो हमको ये मालूम चल गया कि पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और न्यूट्रिनो की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। और पॉजिट्रॉन हमारा क्लासिकल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन क्लासिकल फिजिक्स में जाता है, पॉजिट्रॉन भी क्लासिकल फिजिक्स में जाता है। तो पॉजिट्रॉन के लिए तो आप ये यूज करोगे कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की है इलेक्ट्रॉन की, मतलब मान लो 0.6 टाइम्स ऑफ क्यू कैलकुलेट किया, तो इसको हमने पुट कर दिया हाफ इंटू मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मासेस में आइडेंटिकल है, एंड देन वेलोसिटी ऑफ दिस पॉजिट्रॉन पार्टिकल उसका स्क्वायर। तो यहां से एक आंसर तो मिल जाएगा, स्पीड ऑफ पॉजिट्रॉन मिल जाएगा। न्यूट्रिनो का मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रिनो का मोमेंटम फाइंड करने सर के लिए एनर्जी hc by लैम्डा हो जाएगा नहीं और होगा फिर बच्चा, h नहीं by होगा, p। अरे नहीं होगा बाबूजी, सुनिए, न्यूट्रिनो मासलेस पार्टिकल नहीं है, इसमें एनर्जी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नहीं लगता है, ये फोटॉन्स के लिए बताया गया है, ये यहाँ पे नहीं। माइनस पी स्क्वायर सी नहीं, स्क्वायर उसकी भी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं है आपको। मैं बता रहा हूँ कैसे निकलेगा, सुनो आप इन बातों को ध्यान दो ना। न्यूक्लियर रिएक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, तो आप ये मान के चल रहे हो, ये चीज कैसे निकालेंगे, सुनिए। रिएक्शन क्या हुई है हमारे पास, एक एलिमेंट एक्स था, सुनिएगा, रिएक्शन ये तो हो रहा है, इस एलिमेंट का कन्वर्जन हुआ Z-1 इंटू वाई इंटू ए में, प्लस पॉजिट्रॉन और प्लस न्यूट्रिनो, और वो प्लस क्यू वैल्यू अलग से दिखाई जाती है, वो कन्वेंशन है। क्यू दिखाने का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट्स में काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां पर मोमेंटम की वैल्यू 0, अगर आप रिएक्शन से पहले इसको रेस्ट पे मान ले तो मोमेंटम 0। वाई का रिक्वाइल हमने कंसिडर ही नहीं किया है, एलिमेंट वाई रिक्वाइल हुआ नहीं, तो मोमेंटम ऑफ वाई भी 0, मोमेंटम ऑफ एक्स 0, मोमेंटम ऑफ वाई भी 0। तो इसका मतलब ये जो पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, इनका जो टोटल मोमेंटम होगा, सम ऑफ द मोमेंटम वैल्यू, ये 0 बननी चाहिए आपकी। इसका मतलब ये हो गया कि जितने लीनियर मोमेंटम से पॉजिट्रॉन चल रहा होगा, मैग्नीट्यूड में उतने ही लीनियर मोमेंटम से न्यूट्रिनो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा। दोनों के लीनियर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तभी इनके मोमेंटम का समेशन 0 आएगा। और इसी फैक्ट के बेसिस पर मोमेंटम ऑफ न्यूट्रिनो को कहा जाता है मैग्नीट्यूड वाइज, अगर मॉडुलस की बात करें तो इट शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन क्योंकि क्लासिकल पार्टिकल है, तो पॉजिट्रॉन का मोमेंटम निकालने के लिए आप क्लासिकल फिजिक्स का ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, दैट मोमेंटम इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हम इसको करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 मास ऑफ दिस पॉजिट्रॉन, और जो एनर्जी कैलकुलेट की गई है पॉजिट्रॉन की ऑन द गिवन परसेंटेज इन द क्वेश्चन 0.6 मल्टीप्लाइड बाय क्यू वैल्यू, इसके थ्रू निकालेंगे मोमेंटम न्यूट्रिनो का। मतलब न्यूट्रिनो की एनर्जी और मोमेंटम दोनों का कैलकुलेशन करने को आ सकता है। एनर्जी के लिए क्वेश्चन डायरेक्टली बता देगा, तुम्हें परसेंटेज दे देगा। मोमेंटम के लिए आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज कर रहे हो, मतलब न्यूट्रिनो का मोमेंटम उतना ही है जितना कि पॉजिट्रॉन का है, और पॉजिट्रॉन के मोमेंटम को हम क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं।
लेकिन पहले तो सर ये माना गया था कि जो हमारा न्यूट्रिनो है सर वो मासलेस पार्टिकल है। मासलेस माना गया तो यही तो प्रॉब्लम हुई कि जब उसको मासलेस मान लिया गया और उसमें लाइट की स्पीड तो आ नहीं रही है, या लाइट वाली कोई कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं दिखाई उसने। मैं ये यस तो कह सर। रहा हूँ मासलेस। देखो उन्होंने ये भी माना, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इवन क्लास जब ये डिस्कवर हुआ था तब भी न्यूट्रिनो को यही माना गया था कि इसका मास नियरली जीरो है, मतलब। लेकिन उन्होंने कैलकुलेशंस में उसको जीरो मान लिया, बट ये उनके माइंड में था कि ये एग्जैक्टली जीरो मास का पार्टिकल नहीं हो सकता कभी, क्योंकि अगर ये एग्जैक्टली जीरो मास का पार्टिकल होता तो हम न्यूट्रिनो को यूज कर सकते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, या किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में जहां पर फोटॉन्स इंसिडेंट करा रहे हो वहां पर आप न्यूट्रिनो भी इंसिडेंट करा सकते थे। मैं न्यूट्रिनो में तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, फोटोन तो फिर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चलते हैं। तो न्यूट्रिनो से कई सारे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई है सिमिलर टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या वो सारे एक्सपेरिमेंट जो फोटॉन्स के थे वो न्यूट्रिनो से भी करने की कोशिश की गई, बट कोई भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये मतलब एग्री करके बोलो कि इसका मतलब न्यूट्रिनो की कैरेक्टरिस्टिक फोटोन से बिल्कुल अलग है। मासेस हैं इसमें, भले ही नेग्लेजिबल मास है, और वो भी नेग्लेजिबल किसके कंपेयर में, नेग्लेजिबल भी किसके कंपैरिजन में, जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं यानी कि वाई और पॉजिट्रॉन, उनके कंपैरिजन में नेग्लेजिबल है। इसको अगर आप फोटोन से कंपेयर करेंगे तो न्यूट्रिनो बहुत हैवियर पार्टिकल माना जाएगा। भाई किसके साथ कंपेयर कर रहे हो वो बताएगा ना कि आप लाइट हो कि हैवी हो। अभी आई क्लियर बात? सर ये मासलेस है तो फिर इसका एंगुलर मोमेंटम मतलब बच्चा फिर देखो गलती कर रहे हो आप, न्यूट्रिनो मासलेस पार्टिकल नहीं है भाई। आप बात सुनिए, मासलेस पार्टिकल नहीं है, मास टेंडिंग टू जीरो है। मासलेस मतलब एग्जैक्टली जीरो, एग्जैक्टली जीरो मास का पार्टिकल नहीं है ये। मैं बार बार इसको क्लियर कर रहा हूँ। सर मतलब इतना कम मास होने पर भी इसका लेकिन एंगुलर मोमेंटम प्रोटॉन और इन सब के बराबर हो जाता है। हाँ तो ये है, मतलब स्पिनिंग फास्ट हो सकती है ना, कम मास है तो हो सकता है उसका रोटेशनल स्पीड ज्यादा हो, यस पॉसिबल तो है ये चीज। जैसे एक मासलेस पार्टिकल फोटोन लाइट की स्पीड पर जब चल सकता है, तो एक लगभग मासलेस पार्टिकल बहुत फास्ट रोटेट नहीं कर सकता। यस सर। तो ये यही एनालॉग दिया गया है। एनालॉग ये दिया गया कि फोटोन मासलेस है और वो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट पार्टिकल है, तो न्यूट्रिनो लगभग मासलेस है, फास्टेस्ट रोटेशन होगा इसमें, जिस वजह से इसका रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम सिग्निफिकेंट वैल्यू पर आ जाएगा कुछ। सो प्रोसेस ये फॉलो करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी अब आप दिमाग में बिठा लो, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, इस चीज को दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि जो न्यूट्रिनो है वो कहीं से भी एग्जैक्टली मासलेस पार्टिकल्स में नहीं आते, ये गलती ना करें। सिमिलरली आप दिखाएंगे बीटा प्लस डीके था, तो इसी के बाद एक दूसरा आता है आपका बीटा माइनस डीके। इसमें किस टाइप की रिएक्शन दिखाते हो? तो ये भी कन्वर्जन है, बट इसमें कन्वर्जन प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में हो रहा है, सॉरी न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, मतलब न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन प्लस अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज जीरो है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है तो राइट साइड पर जीरो चार्ज चाहिए। प्रोटॉन का चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फिर साथ में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और प्लस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यानी स्पिन क्वांटम नंबर कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए एक और पार्टिकल डिनोट किया जाता है एंटी न्यूट्रिनो। देखो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए ना कि न्यूट्रिनो क्या है, तो आप अगर ऑप्शन हो मासलेस है और मैसिव है तो आप मैसिव को ही टिक करना, क्योंकि जिस टाइम डिस्कवर हुआ था उस टाइम मासलेस मान लिया गया था, बट उसके कुछ ही टाइम बाद ये क्लियर हो गया कि इसमें मास नेग्लिजिबल क्वांटिटी का है। ये रिएक्शन दिखाएंगे, ये प्रॉपर रिएक्शन। उसके बाद इसको अगर एलिमेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो जेड एक्स ए इक्वल टू, बिकॉज एक न्यूट्रॉन कम हुआ है और प्रोटॉन ऐड हो गया है तो एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो गया, प्लस ई माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो और प्लस एज यूजुअल रिएक्शन की क्यू वैल्यू, मतलब कि प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी। फिर सेम प्रोसेस लगा दो आप यहाँ पर। अब मैं इसको डायरेक्टली mx कर दे रहा हूँ, mx मतलब ये एटॉमिक मास है, इसको लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर कि जितने भी मैं मास रिप्रेजेंट करूंगा ये एटॉमिक मासेस को ही रिप्रेजेंट करेंगे।
तो mx में से zme को लेस करके और इंटू सी स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू प्रोडक्ट साइड पे चलते हैं, मास ऑफ y उसमें से z+1 इलेक्ट्रॉन के मास को लेस करेंगे इंटू सी स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जीज को हम बाद में एक साथ क्लब करके लिख देंगे। फिर यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर और एंटी न्यूट्रिनो नियरली मासलेस पार्टिकल। तो कैलकुलेशन में उसका मास अपीयर नहीं हो रहा है यार, बात समझो आप। जब आप उसको मासलेस कह रहे हो तो जो एनर्जी की इक्वेशन लिख रहे हो उसमें उसके मास को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। और प्लस काइनेटिक एनर्जीज का प्रोडक्ट, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारे प्रोडक्ट y की प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारे प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन की और प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारे प्रोडक्ट एंटी न्यूट्रिनो की। और इसी टोटल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज को ही आप रिप्रेजेंट करते हो बाय Q। अब अगर आप इसमें ध्यान दोगे तो इसमें Me का फैक्टर कैंसिल कर जाएगा। एग्री करके देख लो आप, अगर नहीं कर रहा तो बोले कर रहा है कैंसिल, नहीं कर रहा है इसमें, एक बार देखो। ये सर हो रहा है ना, तो ये हाँ सर। तो सिंपली ये mx माइनस my दोनों के एटॉमिक मास इंटू सी स्क्वायर डायरेक्टली हो जाता है। और सेम आर्ग्यूमेंट यहाँ पर भी दिया गया है कि नो रिक्वाइल y का, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 मान लेते हैं। और सेम आर्ग्यूमेंट यहाँ पर भी कि इन दोनों का टोटल तो आपको पता चल गया कि इनकी टोटल वैल्यू क्या होगी, लेकिन जो अभी हमने बीटा प्लस में कहा है वही आर्ग्यूमेंट यहाँ पर भी है। इट मे हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 to Q, may have any value between 0 to Q। सेम आर्ग्यूमेंट जो बीटा प्लस का है वही है, बीटा माइनस का भी प्रोसेस पूरा वही रहेगा, सेम सिमिलर तरीके से इसको कॉपी करना है। सिर्फ Q वैल्यू की कैलकुलेशन में इलेक्ट्रॉन का मास नहीं यूज हो रहा है, जबकि बीटा प्लस डीके में जब हम Q वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो एटॉमिक मास ऑफ x माइनस एटॉमिक मास ऑफ y के साथ हमें 2 इलेक्ट्रॉन का मास भी लेस करना पड़ रहा है। तो यही डिफरेंस होता है Q वैल्यू को कैलकुलेट करने के टाइम पर। इसमें Me इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन का मास इन्वॉल्व है बीटा प्लस में, और बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन का मास इन्वॉल्व नहीं है। इसमें एक और डाउट था कि जब बीटा माइनस डिके पहली बार ऑब्जर्व हुआ, फर्स्ट टाइम जब बीटा माइनस डिके लैब में दिखा, तो लोगों को यह भी डाउट हो गया कि जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, क्या गारंटी है कि ये न्यूक्लियस से बाहर आया है। या लोगों ने यह भी माना था कि इसका मतलब शायद न्यूक्लियस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट टाइम जब बीटा माइनस डिके को एक्सपेरिमेंटली वॉच किया गया तो साइंटिस्टों को ये लगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर स्टे कर रहा है। बाद में वो भी एडवांस फिजिक्स है, एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, नाम सुना होगा आपने लेकिन शायद पढ़ा नहीं हो, जो ये बताता है कि एक पार्टिकल के किसी जगह पर आने मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कुछ हाँ नाम सर। सुना सर, तो कि पढ़ा है। पढ़ा है सर। तो उससे फिर ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी ही जीरो उसकी। हम लोगों के लेवल पर नहीं है, आगे की बात है। मतलब जब पहली बार ये बीटा माइनस डीके दिखा तो लोगों को शायद ये दिमाग में घंटी बजी कि ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो बाद में ये क्लियर हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन द बीटा डीके, इस पे जेई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ चुका है, जेई एडवांस की बात कर रहा हूं। बीटा माइनस डीके में जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, इज इट फ्रॉम द न्यूक्लियस और इज इट ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन? कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर आया है इसमें से? जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है वो इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहा है, या फिर जो न्यूक्लियस में है वो बाहर आ रहा है? तो आंसर था कि इट इज फ्रॉम द न्यूक्लियस बट देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तब जाकर समझ में आया कि इसका मतलब कोई कन्वर्जन हुआ होगा वहां पर। साइंस की डेवलपमेंट कैसे हुई है समझिएगा। सबसे पहला डाउट ये आया कि क्या ये ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है, उसका आंसर मिला कि नहीं है, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन से मैच नहीं कर रही थी। फिर ये हुआ कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहते होंगे, किसी वजह से वो बाहर आ गए होंगे, तो उसको फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से डिनाई कर दिया गया कि नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर लोगों ने सोचा कि जब ये दोनों ही बातें पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब कोई रिएक्शन हुई होगी। तब उन्होंने गेस किया कि कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूटा होगा और उस टूटने के प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आया होगा। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट वाला होता तो इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आती, एनर्जी लेवल्स ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के होते।
लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकल के आए वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी के आ रहे थे। तो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट खत्म हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस वो भी खत्म हो गया। तीसरी पॉसिबिलिटी बची फिर कन्वर्जन ऑफ सम न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। तब जाकर के फाइनल डिसीजन हुआ कि न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में कन्वर्ट होने की वजह से ही ये प्रोसेस हो रहा है। और उस प्रोसेस में एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन को ध्यान में रख करके फिर एंटी न्यूट्रिनो को डिस्कवर कर दिया गया। हाँ जी पूछो। सर तो पॉजिट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं सर एनवायरनमेंट में कि नहीं? करते हैं भाई, ये जितने पार्टिकल पढ़ रहे हो ये सब एग्जिस्ट करते हैं, इन सब की डिस्कवरी हो चुकी है। ये कोई भी हाइपोथेटिकल चीज थोड़ी है, हम तो आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि डिस्कवरी की स्टेजेस क्या थी, किस स्टेज पर क्या हुआ था। बट वो क्योंकि हिस्ट्री है उसमें हम लोग का ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, क्योंकि हम लोग को न्यूमेरिकल से मतलब है बहुत ज्यादा। इस पॉइंट को मैंने इसलिए डिस्कस। हाँ जी पूछ लो पूछो। सर न्यूट्रिनो फिजिकली डिस्कवर हुआ है? हाँ न्यूट्रिनो डिस्कवर है भाई, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो दोनों डिस्कवर हो चुके हैं। तो फिर सर एनिहिलेट क्यों नहीं करते दोनों से एनर्जी बनाने के लिए? कौन? अगर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिक्स कर देते हैं तो फिर एनर्जी निकलती है। नेग्लिजिबल मासेस है ना यार, मास तो हो उतना। एनिहिलेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एनिहिलेशन होता है। अगर आपको पता हो कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिल करके 2 फोटॉन्स में टूट जाते हैं, तो मास तो हो, उस उतनी एनर्जी तो हो कि हम फोटॉन में कन्वर्ट कर पाए और उस फोटॉन को डिटेक्ट कर पाए। देखिए न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का एनिहिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर आपको एक्सपेरिमेंट में डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो पता कैसे करोगे इसके बारे में? हो सकता है हो रहा हो, अभी तक डिटेक्ट ना हो पाया हो, ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ये चीज। ये कहीं नहीं लिखा जा रहा है कि न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो एनिहिलेट नहीं करेंगे, करते हैं। 2 फोटॉन्स भी निकलेंगे लेकिन वो इतनी कम एनर्जी के होंगे कि अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसमें उनको हम पकड़ पाए। और साइंस में जब तक कोई एविडेंस नहीं होता तब तक आप कंक्लूजन कर ही जाते हो। ठीक है जी, चलिए जी। और देखो बीटा डिके के अलावा, एक मिनट, लास्ट में एक और डिके बता दें आपको फाइनल, वो होता है जो गामा डिके या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी एक पढ़ते हो, जिसको के कैप्चर भी कहते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, इसमें ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के शेप, ये मिल जाते हैं और ये मिल करके कोई एक रिएक्शन में चले जाएंगे। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो? ZXA प्लस इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिट से आया है, ये न्यूक्लियस के अंदर चला गया, मतलब अट्रैक्ट होकर के इनसाइड न्यूक्लियस चला गया। क्या रिएक्शन बनेगी यार? अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और इलेक्ट्रॉन वहां एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये अनसर्टेनिटी कह चुका है कि इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह पाएगा, तो उसको वहां जाकर के कन्वर्जन करना पड़ेगा अपना। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, प्रोबेबिलिटी नहीं है उनके पास, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाकर के प्रोटॉन से मिल जाएगा और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मिल करके एक नए पार्टिकल कन्वर्ट कर देंगे। कौन सा पार्टिकल कन्वर्ट करेंगे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, एक नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से ये एक न्यूट्रल पार्टिकल या न्यूट्रॉन बताएंगे। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी स्पिन क्वांटम नंबर भी कंजर्व होना चाहिए। तो प्रोटॉन प्लस माइनस हाफ, इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस हाफ, न्यूट्रॉन प्लस माइनस हाफ, तो फिर एक और पार्टिकल आना चाहिए जिसमें स्पिन नंबर हो कोई। तो इसके साथ इन्होंने कहा कि इसका मतलब फिर एक न्यूट्रॉन आएगा हमारे पास इस रिएक्शन में, प्लस माइनस हाफ के साथ। और तब इस रिएक्शन को ये कहा गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने एक प्रोटॉन के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, प्रोटॉन रिड्यूस हो गया, तो एटॉमिक नंबर एक कम कर दिया इन्होंने, लेकिन मास नंबर सेम रहेगा बिकॉज प्रोटॉन डिस्ट्रॉय हो रहा है, न्यूट्रॉन जनरेट हो रहा है, और प्लस न्यूट्रिनो एंड प्लस ऑब्वियसली क्यू वैल्यू। अब इसकी क्यू वैल्यू निकालने में सेम प्रोसेस लगाओ। यहाँ पर मास ऑफ एलिमेंट x इंटू सी स्क्वायर प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू, इधर कोई लेफ्ट साइड कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और राइट साइड पर जब जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ एलिमेंट y इंटू सी स्क्वायर प्लस इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी, मास ऑफ न्यूट्रिनो इंटू सी स्क्वायर प्लस इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी, और दोनों के काइनेटिक एनर्जी के टोटल को ही आप
Q से रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, इसी को एज कंबाइंड हम Q लिखते हैं। मास ऑफ न्यूट्रिनो नेग्लेजिबल होने की वजह से ये चीज 0 मान ली गई है, नेग्लेजिबल क्वांटिटी। यहाँ पर मैं प्रॉपरली लिख दे रहा हूँ क्योंकि नेग्लेजिबल वैल्यू होने की वजह से। हाँ, एक चीज गलती हो रही है इसमें, सॉरी, एक मिस्टेक हो रही है। क्योंकि ये एटॉमिक मासेस हैं तो इनमें से हम माइनस भी करेंगे, जेड एम ई इंटू सी स्क्वायर को भी करेंगे, और राइट हैंड साइड पर भी हम एक माइनस करेंगे, जेड माइनस 1 एम ई इंटू सी स्क्वायर को, सॉरी, क्योंकि एटॉमिक मास में से इलेक्ट्रॉन का मास कम करना पड़ेगा। तो अब आप बताओ क्या एम ई का टर्म आएगा या नहीं आएगा दोनों तरफ से? लेफ्ट साइड पर एक माइनस जेड एम ई सी स्क्वायर है और एक प्लस एम ई सी स्क्वायर है। राइट साइड पर भी आपके पास माइनस जेड एम ई सी स्क्वायर का टर्म आएगा और प्लस एम ई सी स्क्वायर का टर्म आएगा। तो जब इक्वल करोगे दोनों तरफ तो एम ई का फैक्टर यहां से भी चला जाएगा, यानी कुल मिला के क्यू वैल्यू बनेगी एटॉमिक मास ऑफ एक्स माइनस एटॉमिक मास ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। क्योंकि इसमें ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया गया है, मतलब न्यूक्लियस ने इसमें ऑर्बिट वाली इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर की है, मतलब के वाले इलेक्ट्रॉन को जब आप कैप्चर कर लोगे यानी अंदर ले जाओगे तो के वाले में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और जब के सेल में वैकेंसी क्रिएट होगी तो आपका एक चैप्टर याद करिए, एक्सरे वाला चैप्टर, कि अगर के सेल में वैकेंसी हो गई, जिसको हम होल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को होल कहते हैं, सेमीकंडक्टर में इसको ज्यादा यूज करते हो आप, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का कंसेप्ट। तो उस होल को फिल करने के लिए एल वाली सेल से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो के की तरफ जाएगा, और एल सेल का इलेक्ट्रॉन जब के सेल की तरफ जाता है तो आप रिकॉल करो एक फोटोन बाहर निकलता है जिसको के अल्फा एक्सरे का नाम दिया गया था। मतलब इलेक्ट्रॉन कैप्चर के तुरंत बाद एक्सरेज की सीरीज आनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अगर ये इवेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर तो हुआ ही हुआ, साथ में एक्सरे भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, के अल्फा वाले एक्सरेज, और के अल्फा वाले एक्सरेज की कैरेक्टरिस्टिक वैसी ही पढ़ी जाएगी जैसी हमने पहले पढ़ी थी, मोजले लॉ वाली। और लास्ट में आप दिखाते हो गामा डिके। इसमें क्या रिएक्शन होती है यार, ये बताएंगे? किसी को आइडिया है गामा डिके में क्या कन्वर्जन्स होते हैं, क्या चीज होती है? एनी आइडिया? सर ओनली एनर्जी निकलती है। एक्साइटेड स्टेट से। राइट राइट, गामा डिके में फोटॉन्स निकलते हैं एक्चुअली। ये पहला डिके है जिसमें फोटोन का एमिशन है। फोटोन एमिशन ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस। जैसे एटम की डी एक्साइटेशन है वैसे ही न्यूक्लियस की डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस। मतलब ये कहा जाता है कि अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में जाएगा, इसमें कोई मास नंबर चेंज नहीं होगा, कोई एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, फोटोन निकलते हैं, डी एक्साइटेशन है, और इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, मैं एलिमेंट का सिंबल बदल देता हूँ यहाँ पर, जरा कोई पी नाम लिख देते हैं, तो इस पी के ऊपर आप एक स्टार का साइन लगाते हो, एस्ट्रिक साइन, और ये एस्ट्रिक साइन ये कहता है कि न्यूक्लियस अनस्टेबल है। सिर्फ इसका मतलब ये होता है, जहां पर भी ऐसी रिएक्शन दिखे उसको समझ जाना कि ये अनस्टेबल यानी एक्साइटेड न्यूक्लियस कहते हैं इसको। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा, जेड एलिमेंट पी ही रहेगा, अब उस पे से स्टार का साइन हट जाएगा, मतलब स्टेबल न्यूक्लियस। तो अनस्टेबल यानी फिर आप कह सकते हो कि एक्साइटेड न्यूक्लियस, जैसे एक्साइटेड एटम्स होते हैं, और स्टेबल न्यूक्लियस यानी कि डी एक्साइटेड मोड में आ गए, ग्राउंड स्टेट पे आ गए। और साथ में एक फोटोन निकल के आया जिसको गामा फोटोन कहते हो। तो इसको हम H इंटू एफ कहते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। तो क्योंकि इस रिएक्शन में पार्टिकल्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, बच्चा एक सेकंड होल्ड करेगा प्लीज।